गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं हरीन चौधरी एग्जामशाला इंस्टीट्यूट से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई नो, मुझे पता है कि दिवाली का ओकेज़न है, दिवाली के ओकेज़न पे आप सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन इस दिवाली के ओकेज़न पर भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आई एम ऑडिबल, क्या मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है? फटाफट जल्दी से बताइए, आई एम ऑडिबल। कमेंट सेशन में रिप्लाईज कीजिए ताकि हम आज की सेशन को स्टार्ट करें। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब पर सिर्फ यही एक क्लास नहीं चलती, बहुत सारी क्लासेस, यस कमेंट सेशन, ओके, बहुत सारी क्लासेस रनिंग होती हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर का शो होता है, शाम 7 बजे चौधरी सर का शो होता है और शाम 8 बजे मैथ साइंस आशीष सर। हर लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको एग्जामशाला का टेलीग्राम पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ने के लिए एप्लीकेशन। देखिए, हमारी आज का जो सेशन है वो एक मैराथन क्लास है। मतलब क्लास आज 1 घंटे की नहीं, थोड़ा 1 घंटे से ज्यादा की होगी। एक मैराथन लेवल की क्लास आज आपकी होने वाली है, जिसमें हम पूरी रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले, मिक्स क्वेश्चंस हम जिसे कहते हैं, वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आज का पहला क्वेश्चन देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो जल्दी से अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, मैं ये क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाइलैंग्वेल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और ट्राई कीजिए, मैं आपके साथ में ही सॉल्व कराता हूं। डन? चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। आपके साथ में मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा गया है वो सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उसने कहा आपको क्वेश्चन के अंदर कि 8 पर्सन सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो सच दैट 4 पर्सन ABCD सिट इन अ रो 1 फेसेस नॉर्थ। एक रो है जो नॉर्थ में देख रही है, जिसके अंदर 4 लोग हैं, जिसमें से 4 लोगों का नाम A से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद रिमेनिंग 4 पर्सन PQ R and S सिटेड इन रो 2, ठीक है, और रो 2 फेसेस साउथ। ये एक रो 2 है जो साउथ में देख रही है, जिनका नाम P से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है बेटा? Next, the person sit in row 1 faces the person sit in row 2 and vice versa. Each person belong to different countries, ठीक है, all the information। यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। The one who belongs to Iran sit second to the left of R. R के second to the left जो है वो ईरान वाला पर्सन है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? The one who belongs to Iran sit second to the left of R। तो R को अगर मैं यहां रखता हूं तो R के second to the left पर यहां कौन होगा? ईरान। या फिर एक और काम हो सकता है, ठीक है, मैं यहां पे और ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आर को शिफ्ट कर सकता हूं यहां पर, तो आर के सेकंड टू द लेफ्ट पर यहां कौन होगा? ईरान। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को बेटा? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच कितने पर्सन होने चाहिए? 1। बी फेसेस नाइदर आर नॉर द वन हु बिलोंग्स टू ईरान। बी ना तो ईरान के सामने है और ना ही बी आर के सामने है। अगर बी आर के सामने नहीं, ईरान के सामने नहीं, तो बी और ए के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि मैं इन्हीं को बी और ए रख सकता हूं। क्लियर हुआ बेटा?
बी और ए के बीच में एक होना चाहिए, लेकिन वो ना आर को फेस कर रहे हैं ना ईरान को, तो सेम बी और ए के लिए ये कंडीशन आपके सामने होंगी। मैंने दोनों पर सेम लिख दिया है, तो मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं। तो यहां पहले ए या फिर बी, यहां पहले बी तो यहां ए तो यहां बी तो यहां ए। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का यहां तक कोई डाउट हो तो बिंदास आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, द वन हु बिलोंग्स टू इजिप्ट, ठीक है, सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट इजिप्ट। तो मैं ए को यहां नहीं रख सकता क्योंकि मुझे इमीडिएट राइट मिलेगा नहीं, तो मैं यहां से इन्हें हटा देता हूं। तो ए यहां होगा, बी यहां होगा, ए के इमीडिएट राइट जो है वो इजिप्ट होगा। क्लियर है बेटा? ए को यहां भी रख सकता हूं तो भी इजिप्ट आएगा, यहां रख सकता हूं तो भी इजिप्ट आएगा। एंड सिट एट एक्सट्रीम एंड, इजिप्ट जो है वो एक्सट्रीम एंड पर है, तो ये डायग्राम तो रॉन्ग ही हो गया। इसका मतलब आपका सिर्फ ये डायग्राम बचेगा। सॉरी, ये डायग्राम और ए के इमीडिएट राइट इजिप्ट जो कॉर्नर पर होगा। क्लियर बेटा? S faces C, who sits second to the right of the one who faces the one who belongs to Japan. S faces C, S का फेस C की तरफ है, C sit second to the right of the one who faces belongs to Japan. जापान की तरफ जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द राइट सी है, जो जापान की तरफ फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द राइट सी है। तो सिंपल सी बात है, इसे जापान रखूंगा तो ये फेस करेगा, इसके सेकंड टू द राइट सी आएगा। लेकिन ये डायग्राम मैं पहले ही रॉन्ग कर चुका हूं। इसे जापान रखूंगा तो सेकंड टू द राइट में सी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे जापान पर इसको रखना पड़ेगा। जापान की तरफ जो फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द राइट कौन? सी, एंड एस फेसेस सी। और एस किसको फेस कर रहा है बेटा? सी को। किसी भी लाइन में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं आपको वो लाइन दोबारा एक बार फिर से समझा दूंगा। तो कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। नहीं है तो आगे चलते हैं। P faces the one who belongs to Cuba. P faces the one who belongs to Cuba. P को जहां भी रखो उसके साथ, वन सेकेंड, P faces the one who belongs to Cuba. P का फेस क्यूबा वाले की तरफ है, तो P को जहां भी रखोगे उसके सामने क्यूबा आएगा। क्लियर? D sit to the left of the one who belongs to Canada. D sit to the left of the one who belongs to Canada. कनाडा वाले के लेफ्ट में, कनाडा वाले के लेफ्ट में डी। तो अब क्यूबा यहां तो नहीं हो सकता, तो क्यूबा यहां होगा और यहां सामने पी, तो यहां सामने क्यू। क्लियर है यहां तक बेटा? नेक्स्ट, क्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू इटली डजंट सिट इन द सेम रो। क्यू और इटली वाले सेम रो में नहीं है, तो इटली यहां आएगा। क्लियर है? द वन हु बिलोंग्स टू चाइना डजंट सिट एडजेसेंट टू एस। एस के बगल में चाइना नहीं है, तो चाइना ये होगा और बची हुई कंट्री क्यू पर आएगी, और बची हुई कंट्री का जो नाम है वो आपको यहां से देखना पड़ेगा। नाम आपके पास जो है वो यूएसए। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आराम से आंसर चेक कर लीजिए बेटा। किसी को आंसर में कोई कंफ्यूजन है तो बिंदास पूछ लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं आगे चलें। क्वेश्चन देखते हैं, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। उसका पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूएसए। कौन है जो यूएसए से बिलोंग करता है? तो आपके क्वेश्चन के जवाब में जो आप आंसर करेंगे हु बिलोंग्स टू यूएसए, तो यूएसए से जो बिलोंग करने वाला पर्सन है वो क्यू होगा बेटा। कौन होगा? क्यू। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन है जो ट्रू है? पहला, नो वन सिट टू द राइट ऑफ एस। एस के राइट में कोई नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच मोर देन 1 पर्सन, तो ये भी रॉन्ग है। आर फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू क्यूबा। आर फेसेस नहीं, पी है। सी सिट एडजेसेंट टू ए। यस, ये सही है। सी सिट एडजेसेंट टू ए, ये सही है। सी सिट एडजेसेंट टू ए, यस। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी सिट एडजेसेंट टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। उसने क्या पूछा है आपसे? उसने पूछा है आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस द वन हु बिलोंग्स टू ईरान। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट बिटवीन बी
एंड द वन हु फेसेस टू ईरान, और जो ईरान की तरफ देख रहा है उसके बीच में कितने पर्सन है, ये आपसे पूछा गया है। पहला, उसके बीच में डी होगा। यस, मुझे भी लगता है कि उसके बीच में नहीं, उसके बीच में डी और ए, द वन हु बिलोंग्स टू बोथ डी एंड ए। यस, बोथ डी एंड ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। देखते हैं आपसे 4 क्या पूछा गया बेटा। 4 ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ऑड वन आउट में? पी क्यू बी एस सी, पी क्यू बी एस सी। पी कॉर्नर पर है, बी कॉर्नर पर है, सी कॉर्नर पर है, एस कॉर्नर पर है। तो सिर्फ कॉर्नर पर कौन नहीं है? क्यू। इसलिए आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा? क्यू। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग कॉर्नर पर हैं, सिर्फ किसको छोड़कर? क्यू को छोड़कर, इसलिए क्यू आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। ए बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? एक कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो एक जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री का जो नाम है वो है आपका कनाडा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? कनाडा। 1 to 5 में किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं ना? बहुत मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 to 8 में हमसे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले ड्रॉ करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, तो पहले इसे ड्रॉ किया जाए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा है उसने। इज द ओनली सन ऑफ क्यू। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ड्रॉ कीजिए शांति से, और आपके साथ में ही मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन पहले आप सोचिए इसके बारे में और मुझे बताइए। देखो ब्लड रिलेशन जो जिसे हम कहते हैं खूनी रिश्ता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, और अभी तो दिवाली का माहौल चल रहा है, वैसे ही रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, है ना? सब लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं, तो वैसे ही रिश्ते की अहमियत बहुत ज्यादा है अभी फिलहाल आपके मन में। इमोशनल बॉन्ड के साथ जी रहे हैं आप लोग फिलहाल, है ना सबको। तो जरा ब्लड रिलेशन को ड्रॉ करते हैं। आओ। ए इज द ओनली सन ऑफ क्यू। उसने कहा कि ए जो है, ए ये ओनली सन है। ए इज द ओनली सन ऑफ क्यू। ए किसका ओनली सन है बेटा? क्यू का ओनली सन। तो ऑब्वियसली सन नीचे आता है। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई। क्यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका? वाई का। तो एक डायग्राम तो ये, दूसरा डायग्राम, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वाई। तो Q जो है वो ब्रदर इन लॉ है Y का। तो एक काम ये भी हो सकता है कि, ठीक है, Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Y। Q जो है वो ब्रदर इन लॉ है Y का। एक डायग्राम तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, Q इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Y, मतलब Y के पार्टनर का भाई। कौन? Q। तो Q इज द ब्रदर इन लॉ, और यहां पर ऑलरेडी A सन है Q का। तो ये 2 डायग्राम मेरे पास है, एक जीजाजी वाले रिलेशन में बनाया, एक पार्टनर वाले रिलेशन में बनाया। ठीक है, नेक्स्ट। U इज द मदर ऑफ B बट सी इज नॉट द स्पाउस ऑफ Q। U इज द मदर ऑफ B, लेकिन U इज द मदर ऑफ B बट C, मतलब U इज नॉट द स्पाउस ऑफ Q, लेकिन U की शादी किसके साथ नहीं हुई है? U की शादी Q के साथ नहीं हुई है। क्लियर? Y is the unmarried brother of Z। Y is the unmarried brother of Z। इसका मतलब ये डायग्राम पॉसिबल नहीं, तो मैं Y की शादी नहीं करा सकता, इसलिए ये वाला डायग्राम जो है वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो Y is the unmarried brother of Z। तो यहां पर Z हो सकता है। ठीक है, Y is unmarried brother of Z। नेक्स्ट, उसके बाद X इज द पैटर्नल आंट ऑफ B। X इज द पैटर्नल आंट ऑफ B। तो B के कोई फादर होंगे यहां पर। Y इज X इज द पैटर्नल आंट, तो पापा की, X इज द पैटर्नल आंट ऑफ B, तो पापा की बहन इज कॉल्ड पैटर्नल आंट। वेयर एज V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ A। A की डॉटर इन लॉ, तो A का कोई बेटा होगा जिसकी शादी हुई होगी V से, तो V इज द डॉटर इन लॉ ऑफ A। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। कोई भी सिंगल पेरेंट का चाइल्ड नहीं है। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल आर देयर। टोटल देखो आप सामने, तो आपको Z कहा था कि Y जो है वो Z का है, तो हम Z की शादी Q से करा सकते हैं। क्लियर?
उसने कहा था आपसे कि बी की जो मदर है, मतलब यू इज द मदर ऑफ बी, यू जो है वो बी की मदर है, तो अब मुझे ए की रिलेशन दिख रहा है कि ए से किसकी शादी करा दी जाए, यू, और क्या कहा जाए कि यू इज द मदर ऑफ बी, यू किसकी मदर है, बी की। एक बात और बोली थी उसने कि बी की पैटर्नल आंट है एक्स, तो यहां पर मैं किसको लिख सकता हूं, एक्स को। तो यहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। नो सिंगल पेरेंट, कोई सिंगल पेरेंट का चाइल्ड नहीं है, सब वो हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है। ओके, मेल और फीमेल इक्वल थे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों आपके इक्वल है यहां पे। तो आराम से पहले ब्लड रिलेशन का डायग्राम देख लीजिए, जो आपका है और मेरा है, क्या वो मैच कर रहा है एक दूसरे से, आराम से देख लो। डन बेटा, चलो क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है उसने, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स का रिलेशन किससे बताना है, वाई से। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स कौन है, वाई की। तो अगर हम बात करें तो वाई की एक्स कौन है, सिंपल, वाई के सिस्टर की बेटी, और सिस्टर की बेटी को कहा जाता है नीज। क्या कहते हैं बेटा, नीज। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नीज। एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ जे इज द ब्रदर ऑफ वी, उसने एक इक्वेशन दी है कि यदि जे ब्रदर हो वाई वी का, इफ जे इज द ब्रदर ऑफ वी, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू वी, जे इज द ब्रदर ऑफ वी, जे जो है इज द ब्रदर ऑफ वी, इफ जे is the brother of B, if J is the, अच्छा कौन सा V ये भी देखना पड़ेगा एक बार, if J is the brother of V, चलो if J is the brother of V, ये नहीं, J is the brother of V, ठीक है। देन रिलेशन क्या पूछा है वो देख लीजिए बेटा। तो उसने कहा हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे रिलेटेड टू आर, सॉरी, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी। तो जे का रिलेशन बी से क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, जे कौन है बी के, बी के पार्टनर का भाई, और पार्टनर के भाई को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द मदर ऑफ ए, ए की मदर कौन है। तो अगर आप डायग्राम पर जाकर चेक करेंगे कि ए की मदर कौन है, तो मैं आपको डायग्राम में से देखकर बता देता हूं, ए की मदर है जेड। आप अपने डायग्राम में मैच कर लीजिए बेटा, ए की मदर कौन होंगी, जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 14, पहले मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूं, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ यू वांट ए स्क्रीनशॉट तो आप बाइलिंगुअल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, हिंदी इंग्लिश में। डन, सॉल्व करें, देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला उसने। उसने कहा 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी वर बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर दिए, बट नॉट नेक्स्ट इन द सेम ऑर्डर। एज ऑफ ईच पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर ऑफ 2022। इन सारी एजों को 2022 से कंपेयर करना है। तो पहले मैं एज लिख दूं, 1969, 1973, 1978, 1982, 1988, 1990, 1995। क्लियर, ये आपके सामने एज दी गई है। इन सारी एज को जो आपको कैलकुलेट करना है वो बेस ईयर जो है वो बेस ईयर है 2022। तो आपका सबसे पहला जो काम होगा बेटा
क्योंकि जब आपको एक बेस ईयर दी जाती है कुछ एजेस के कंपैरिजन में, तो आपका सबसे पहला काम होता है बेस ईयर से उनको कंपेयर करना और कंपेयर करके उनकी एग्जैक्ट एज निकालना। तो चलो मैं कंपेयर करता हूं 2022 और 1962, 353, ठीक है, 3 9 8 49, ठीक है, 8 4 12, 8 4 12, 2 2 0 40, ठीक है। उसके बाद आपका होगा 8 4 12, 9 3 12, उसके बाद आपका होगा 2 9 3 12, उसके बाद आपका होगा 7 5 12, ठीक है, और इधर 10 2 27। ये आपकी कुछ एजेस है। डन। ये एज मैंने उनके बेस ईयर से कंपेयर करके आपको निकाल के दे दी। अब हमें इसके अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज करना है। देखो कैसे अरेंज करोगे मैं बता देता हूं आपको। C इज 2 ईयर एल्डर देन E। C जो है वो 2 ईयर एल्डर देन है किससे? E से। C इज 2 ईयर एल्डर देन E, तो 2 ईयर एल्डर देन मुझे एक ही लग रहा है। C इज 2 ईयर एल्डर देन E, और कोई इक्वेशन मुझे 2 ईयर एल्डर देन की दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट, द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन F एंड E। F और E का जो एज डिफरेंस है, ठीक है, द एज डिफरेंस बिटवीन E एंड F इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्या है बेटा? वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट देखो, उसने कहा है आपके पास, अच्छा E का एज तो 32 है, तो 32 का कंपैरिजन में अगर मैं निकालूं तो ये तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। 32 और 40 कितना होता है? 8, हाँ वो 2 का क्यूब है। 32 और 44 कितना होता है? 8 4 12, वो नहीं। 32 49 कितना होता है? 9 में से 2 गए तो कितना आएगा आपका? ठीक है, अगर हम बात करें तो 17, वो भी नहीं है। 53 321 और 532, वो भी नहीं। तो एक ही है कि F को मैं कौन सी जगह रख दूं? यहां। तो इनका एज हो जाएगा डिफरेंस 8, और 8 क्यूब होता है किसका? 2 का। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स born आफ्टर E इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन born बिफोर D। E के बाद 1 है तो D से पहले भी 1 होगा। उसका जितने E के बाद हैं उतने D से पहले हैं, तो E के बाद कितना है? 1, तो D से पहले भी कितना होगा? 1। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ D एंड B इज अ प्राइम नंबर। D और B का जो एज डिफरेंस है वो प्राइम नंबर होगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो ये डिफरेंस मुझे मिलेगा 9 4 13, तो इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 9 4 5, हाँ ये एक प्राइम नंबर होगा, चलेगा। इसके बाद 9 और 7 2, 4 और 2 वो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, तो यही एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, और 5 एक ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। A इज ओल्डर देन G, और A किससे ज्यादा है? G से। A इज ओल्डर देन G। दिस इज योर राइट डायग्राम। किसी को डायग्राम में कोई समस्या है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन डायग्राम तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। यह आपके सामने डायग्राम है, ADBFCEG। ADBFCEG। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। ADBFCEG। एनी डाउट? नहीं? तो चलो आगे चलते हैं। उसने कहा कि व्हाट इज द एज ऑफ ए, सॉरी व्हाट इज द एज ऑफ ए। आपको ए की एज बतानी है, तो ए की एज बताइए क्या होगी आपके पास? व्हाट इज द एज ऑफ ए, तो मैं आपको ए की एज बता देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ ए, तो आपकी जो ए की एज होने वाली है वो कितनी होगी बेटा आपके पास? ए की एज 53। कितना होगा बताओ? 53। कोई डाउट किसी को ए की एज में? तो आपकी ए की एज जो होगी वो 53 होगी। क्लियर? डायग्राम अपने पास रखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं इसके बाद आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। थोड़ा मुझे एक बार फिर से अपनी स्लाइड को डालना पड़ेगा, टेक्निकल एरर। फाइल जब बड़ी होती है तो बेटा थोड़ी टेक्निकल एरर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 9 किया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। सॉरी, मतलब ये हो गया ब्लड रिलेशन वाला। इसके बाद हमने अभी कौन सा बनाया, हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, यस यस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा क्या गया, पहले वो जान लेते। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ डी, बी एंड एफ। डी, बी और एफ, इनके एज का सम क्या होगा। तो एक बात बताओ, डी बी एफ, डी 49, बी 44, एफ 40, 9 4 13, 12 और 1 13, 133। कितना एज, 133। कोई डाउट बेटा। तो डी, बी और एफ की उम्र का योग कितना होगा, तो वो आएगा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग, जिसे कहते हैं ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑड वन आउट, ठीक है। देखो क्या है ऑड वन आउट में, डी बी एफ सी ई। तो डी बी एफ सी ई में क्या जानने का है हमको, डी बी एफ सी ई। देखो एफ इवन नंबर एज होगी, आपका सी इवन नंबर एज होगी, ई आपका इवन नंबर एज होगी, बी और डी में बी इवन नंबर एज होगी, डी एक ऐसी एज है जो ऑड नंबर है, इसलिए आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, डी। क्योंकि ये अकेली एक ऐसी एज है जो ऑड नंबर एज है, बाकी सारी एज जो है वो कैसे नंबर है बेटा, इवन नंबर एज है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया उसने आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कौन स्टेटमेंट ट्रू है, ए इज द एल्डेस्ट ओल्डेस्ट अमंग ऑल, एग्जैक्टली राइट है। सी वाज बोर्न इन 1988, सी वाज बोर्न इन 1988, एग्जैक्टली सही है। नो वन बोर्न आफ्टर ई, ई के बाद कोई नहीं पैदा हुआ, ये गलत बात है, इसलिए आपका आंसर आएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बेटा, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी। ए और जी के उम्र की बीच का एज क्या होगा। तो ए की अगर मैं बात करूं तो 53 है, जी 27 है। 53 और 27 ये इनके एज डिफरेंसेस है। ठीक है, 53 और 27, तो 53 ए है, 27 ई है। एज डिफरेंस 7 6 13, 5 3 2, कितना आएगा, 26 आएगा। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ऑड वन आउट। सिंपल एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो देखो आर यू डब्ल्यू, पी एस यू, जे एल एन, एम पी आर और एफ आई के, समझो। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। पी क्यू आर एस, डन। एस टी यू, डन, सेम है। जे के एल एक, एम एन एक, एम एन ओ 2, पी क्यू एक, एफ जी एच 2, आई जे के 1, 2 1 2 1 2 1 2 1। लेकिन इसमें 1 1 का है, तो आपका जो ऑड वन आउट होगा वो क्या होगा बेटा, सी। क्योंकि बाकी चारों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 2 और 1 के गैप में, ये अकेला 1 1 के गैप में फॉलो कर रहा है, इसलिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कष्ट, शंका, परेशानी, दुविधा है तो आप मुझे बताइए। नहीं है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 to 17 देखो क्या पूछा है। ओके, 15 to 17 इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे इनइक्वालिटी से पूछे गए क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे। उसने कहा है आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर आप उसे ओ आई बताइए। ओ से आई जाने के लिए आपको जो कॉमन पर्सन की हेल्प लगेगी वो जे होगा। तो ओ से जे ओपन ओपन ओपन, जे से आई ओपन, सोल्जर 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 ही आएगा और सोल्जर ही लिखा है, इसलिए आपका पहला तो सही है। मेरा मेथड याद कीजिए, ओपन क्लोज मेथड पढ़ाया था मैंने जब मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाई थी आपको बेटा। एम से टी जाना है तो ओ क्लोज ओपन यहीं टकरा जाएंगे, 3 साइन चाहिए, जबकि 3 साइन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। पी से एम जाना है तो ओपन क्लोज टकराएंगे, उसको भी 3 साइन चाहिए, लेकिन उसके पास भी
3 साइन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर इज ओनली फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट है तो बताइए मुझे। आंसर क्या आएगा आपका? ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, n से y जाना है, तो n से y जाने के लिए आपको जो कॉमन लगेगा वो c होगा। n से c ओपन ओपन, c से y ओपन क्लोज टकराएगा, 3 साइड चाहिए, n y के बीच 2 है, दोबारा कहीं n y लिखा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। b से m जाने के लिए आपके पास कॉमन, b से c ओपन, c से m फर्क नहीं पड़ता, सोल्जर आएगा, सोल्जर ही लिखा है। P से N अगर हम बात करें तो P से N ओपन क्लोज टकराएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। सो आपके क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बेटा ओनली सेकंड इज ट्रू। तो कोई डाउट है तो बताओ याद है? किसी के मन में यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्या पूछा है उसने? X से O जाना है, तो यदि आप X से O जाना चाहते हैं तो आपके पास इन दोनों में एक कॉमन है P, तो X से P ओपन ओपन, P से O फर्क नहीं पड़ता, किंग आएगा, किंग ही लिखा है। E से I अगर आप जाना चाहते हैं तो E से I जाने के लिए आपको कॉमन लगेगा U, तो E से U ओपन, U से I क्लोज, 3 साइन चाहिए जो है नहीं। H से O जाने के लिए आपको सीधा किंग चाहिए, किंग ही लिखा है, लेकिन H की तरफ मुंह खुला नहीं है, इसलिए वो भी गलत होगा। सो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेशन में बताइए आप लोग। इजी है इनइक्वालिटी के तो तीनों क्वेश्चन, देखो इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी है लेकिन फिर भी हमें किसी पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हम सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक किसी को? कमेंट सेशन में टाइप करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा क्या है वो जान लेते हैं। How many such pairs of letter are there in the word revolution? REVOLUTION, revolution। ठीक है, चलो R की वैल्यू 18, E की वैल्यू 5, V 22, O 15, L 12, U 21, T 20, I 9, O 15 and 40। क्लियर? चलो पूछा क्या? ईच विच ए मेन लेटर बिटवीन देम वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल बोथ। ठीक है, तो चलो 18, 19, 20, 21, 22 किसी के साथ नहीं बनाएगा। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 नहीं। 5 ये खत्म। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं। 4, 3, 2, 1 नहीं। 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 नहीं, नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो 15, 16, 17, 18 नहीं बनाएगा। 14, 13, 12, 11 ये भी नहीं बनाएगा। 12, 13, 14, 15 ये भी नहीं बनाएगा। 10, 9, 11, 10, 9। ठीक है, डन यहां तक। उसके बाद 21, 20 डन यहां तक। क्लियर है? 20 इन लोगों में से किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, तो अब जो लास्ट पेयर बनेगा वो ये, तो 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? मोर देन 3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? मोर देन 3। किसी को डाउट है? मोर देन 3 इसे कहते हैं पेयर फाइंडिंग। अल्फाबेटिकल सीरीज जब मैंने पढ़ाई होगी तो मैंने क्वेश्चन कराया होगा आपको, उसके अंदर उसी क्वेश्चन का ये आंसर, मतलब वही ये क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या पढ़ाया होगा मैंने बेटा आपको? पेयर फाइंडिंग। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया होगा। क्लियर? पेयर फाइंडिंग। तो कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा है आपसे। पहले मैं आपको एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन पहले आपको मैं विजिबल करा देता हूं बायलैंग्वेज, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। बायलैंग्वेज स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ले लिया होगा आई थिंक। डन स्क्रीनशॉट। चलो तो सॉल्व करें बेटा। ठीक है, आपके साथ ही सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूं।
5 persons A, B, C, D and E but not necessary in the same order have different designation. अलग अलग डेजिग्नेशन हमको दी गई है, ठीक है. द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटीज इज सेम एज गिवन. एग्जाम्पल GM इज द सीनियर मोस्ट पर्सन. इसको कहते हैं बेटा पोस्ट बेस्ड पजल. क्या कहते हैं इसको? पोस्ट बेस्ड पजल. ऐसी पजल का एक सिंपल सा फंडा होता है, पहले पोस्ट को कंफर्म कर दो. तो पहले पोस्ट में उसने बोला है कि जनरल मैनेजर सबसे बड़ा है, जनरल मैनेजर के बाद डिप्टी जनरल मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर के बाद सेक्शन ऑफिसर के बाद क्लर्क. ये आपकी पोस्ट. चल इसमें आगे बढ़ते हैं. उसने कहा आपको द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटीज, वो सब खत्म हो गया. ईच पर्सन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन. ठीक है. द वन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन. मतलब सीनियर मोस्ट पर्सन ना तो 19 हो सकता है न 23 हो सकता है. ठीक है, ये तीनों उसके पॉसिबल नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट, दोनों पॉसिबल नहीं, 19 और 23. बट टू डेजिग्नेशन सीनियर टू डी. द वन हु हैज प्राइम नंबर ऑफ पेन इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन बट टू डेजिग्नेशंस सीनियर टू डी. दो जो डेजिग्नेशन है वो डी से सीनियर है, तो इसका मतलब डी को असिस्टेंट मैनेजर पर रखा जाएगा ताकि दो लोग उससे क्या हो, सीनियर. नेक्स्ट, सी इज जूनियर टू डी. सी जो है वो डी से जूनियर है, मतलब नीचे वाली दोनों जगहों में से किसी एक पर सी आएगा. क्लियर बेटा. नेक्स्ट, द वन हु हैज 39 पेन इज जस्ट सीनियर टू ई. ई से जस्ट सीनियर जो है वो 39 पेन. द डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी इज 4. ई और सी के पेन का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4. तो किस किस के बीच में 4 का डिफरेंस है? 19 और 4 23 या 35 और 4 39. 19 23, ठीक है, या तो 19 और 23 या फिर 35 और 39. यही गैप होने वाला है. आगे देखिए क्या लिखा है आपके पास नेक्स्ट में. D हैज 12 पेन मोर देन C. तो अगर इसको 19 रखा तो 19 और 12, 9 2 11, ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है. ठीक है. 23 रखा तो 23 और 12, 3 2 5, 2 और 1 3, 35. हाँ ये पॉसिबल है. 35 रखा अगर, 35 और 12 तो 5 और 2 7, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है. 9 और 2 11, ठीक है, और 3 और 1 4 5. हाँ ये पॉसिबिलिटीज है. मतलब दो पॉसिबिलिटी हो रही है. क्या दो पॉसिबिलिटी हो रही है? उसने कहा कि डी जो है वो सी से 12 ज्यादा है. तो अगर मैं सी को 23 रख रहा हूं तो डी 12 ज्यादा होना चाहिए. तो 12 ज्यादा का मतलब है ये 35 होना चाहिए, और 35 मेरे पास अवेलेबल है. क्लियर. या फिर अगर मैं इसको 39 रख रहा हूं तो 12 ज्यादा होना चाहिए, मतलब 51 होना चाहिए. ये दो पॉसिबिलिटी तुम्हारे सामने है. या तो ये 23 होगा या सी 35 होगा. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. लेकिन ई के जस्ट ऊपर 39, तो वो पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बी इज जूनियर टू द वन हु हैज 39 पेन. लेकिन बी जो है वो 39 पेन वाले से जूनियर है, मतलब 39 पेन वाले के नीचे. तो अब एक बात तो क्लियर है कि मैं 39 जो है वो सी को तो नहीं रख सकता, क्योंकि सी को रखता तो मुझे ये ई रखना पड़ता, ये 39 रखना पड़ता, और 39 पर सी रखना पड़ता. तो फिर बी इज जूनियर टू द वन हु इज 39 पेन, जो पॉसिबल होता नहीं. तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि सी जो है वो 39 नहीं है, सी 23 होगा. कितना होगा? सी 23 होगा. क्लियर यहां तक? कोई डाउट? तो सी 23 होगा तो डी 35, डी 35. कोई दिक्कत ज्यादा किसी को? अगर ये पॉसिबिलिटी आपके सामने बन रही है तो अब मुझे इसको 39 रखकर क्या रखना पड़ेगा? ई रखना पड़ेगा. कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं. सी 23 कंफर्म होगा. बाकी देखते हैं आगे क्या लिखा है. उसके बाद डी हैज 12 पेन मोर देन सी, तो सी को मैं 23 डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. लेकिन किसी और पर्सन के बारे में जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि और किसको हम रख सकते हैं. 39 पेन इज जस्ट सीनियर टू ई. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द पेन ऑफ ई एंड सी इज 4. अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर मैं पेन के बारे में बात कर रहा हूं तो ए बी सी डी ई. सी के पेन कंफर्म है 23, डी के पेन कंफर्म है 35. उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं और किसके पेन है जो कंफर्म है, ठीक है, सी और अच्छा ई कंफर्म है, क्योंकि अगर आपका सी 23 है तो ई 19 होगा.
तो ई पर कितना आएगा बेटा 19। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो अब ए और बी के बारे में अगर हम बात करें, ए और बी, अच्छा तो ये कंफर्म ए होगा। क्यों? क्योंकि ई के नीचे बी भी होगा और सी ऑलरेडी नीचे है, तो यहां पर अब जो पॉसिबिलिटी है वो बी और सी की आने वाली है। तो ए पर 39, तो बी पर सिंपल अब हमको पता चल जाएगा कि बी पर जो वैल्यू आने वाली है वो 51 आएगी। कितनी आएगी बेटा बी पे? 51। कोई डाउट है यहां तक किसी को? तो बताइए। यहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो बिंदास आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी तरीके का। तो यहां तक मैंने आपको ये ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है? बताइए बेटा। किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं? तो अब आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है वो बी और किसकी बची हुई है? सी की बची हुई है। बी और सी की पॉसिबिलिटीज आपके सामने। तो एक बार देखते हैं कि ये क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं हमसे। उसने क्वेश्चन में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन किसके पास है? तो ये तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन जो है वो किसके पास है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन बी के पास है 51। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ ए? ए का डेजिग्नेशन क्या है? तो ए सबसे ऊपर है, इसका मतलब जीएम होगा। कौन होगा बेटा? जीएम। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है, इसलिए वो जीएम होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ ई, सी एंड बी? तीन लोगों के नंबर निकालने हैं, ई, सी और बी। तो जरा ई, सी और बी के बारे में बात करते हैं पहले। ई, सी और बी, ई, सी और बी। तो पहले निकालते हैं, चलो। ई, चलो बेटा, ई, सी, बी। ई कितना है? 19। सी कितना है? 23। बी कितना है? 51। नॉट 12 और एक 13, 5 2 7 और एक 8 9, 93। कितना आएगा बेटा? 93। देखते हैं जरा ऑप्शन में है क्या? 93। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 93। उसके बाद क्या लिखा है? 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? ऑड वन आउट। क्या पूछा है ऑड वन आउट में? देखो, उसने कहा है A39 E19, A39 E19 सही है, B51 सही है, D35 सही है, C39 नहीं, तो ऑड वन आउट में आएगा C39। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है? ट्रू है। तो चेक करते हैं बेटा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। उसने कहा ई हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेन। ई के पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन है क्या? चेक कर लेते हैं। ई हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेन, यस ई हैज मिनिमम नंबर ऑफ पेन। सी इज डेजिग्नेटेड एज एसओ, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि सी कंफर्म नहीं है। डी इज सीनियर टू ए, डी जो है वो ए से सीनियर है, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ठीक है, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 24, आराम से पढ़ लो पहले। सॉरी। If it is possible to make only one meaningful word from second, fourth, fifth and sixth letter, discover एक वर्ड है आपके पास। इस डिस्कवर वर्ड का सेकंड मतलब आई, इसका फोर्थ मतलब सी, इसी का फिफ्थ मतलब ओ, इसी का सिक्स्थ मतलब वी, ठीक है। तो आई सी ओ वी से कोई वर्ड बनता है क्या? पहले ये जानना है। आई सी ओ वी से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या? पहले बताओ, क्या उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या? जल्दी। जल्दी बताओ बेटा कि क्या उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या? फटाफट। बोलो बेटा। जल्दी बताओ।
बोलो, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड। ICOV अगर बनता हो तो आपको बताना है उसका व्हाट इज द लास्ट लेटर। नहीं बनता हो, सच नो सच मीनिंगफुल वर्ड X। एक से ज्यादा बनते हो तो Z। तो बताओ क्या बनेगा। ICOB तो ये तो है नहीं, OCI भी नहीं है, VOCI ये भी नहीं है, तो आपका आंसर आएगा नो मीनिंगफुल वर्ड। सो आंसर इज X। क्या आएगा बेटा? X। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले पीछे जाकर देखो। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कैसी कोडिंग है बेटा? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या है पहले वो जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया, व्हाट विल बी द कोड फॉर बी। व्हाट विल बी द कोड फॉर बी, किसका कोड जानना है बेटा? बी का कोड जानना है कि बी का कोड क्या होगा। तो मैं बताता हूं बी का कोड क्या होगा। बी का कोड यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको बी मिल कहां रहा है वो पहले देख लीजिए, ये रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसा वर्ड ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। MN कट जाएगा, JK अगर हम बात करें तो नहीं, LM कट जाएगा, RS कहीं है क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें भी RS नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो JK कट जाएगा, बच्चा RS। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? RS। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट विल द कोड फॉर क्वाइट पीस। क्वाइट पीस का आंसर चाहिए उसे, दो वर्ड दिए उसने आपको, क्वाइट और पीस, इन दोनों का आंसर आपको निकालकर सामने वाले को देना है। चलो, क्वाइट और पीस क्या क्या दिया है बेटा? क्वाइट और पीस। क्वाइट चेक करते हैं कहां कहां लिखा है। क्वाइट आपके पास ये रहा और ये रहा। सेकंड और 4 में कॉमन ढूंढ लीजिए। RP यस कॉमन है, JK नहीं है, UT यस कॉमन है, MN नहीं है, तो हमें मिला RP और UT। अब RP और UT में से RP यहां भी लिखा है तो RP नहीं, सिर्फ कौन होगा? UT। नेक्स्ट हमें चाहिए पीस। पीस कौन सी लाइन में? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में यस, तो सिर्फ थर्ड में कोड ढूंढो जो है। उसके बाद LM, VEST में से कोई कहीं VE, बचा कौन? ST, तो UTST इज द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा बेटा? UTST इज द राइट आंसर। UTST इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, Which among the following word is coded as LM? LM से किसको कोड किया जाता है ये सामने वाले को जानना है। तो LM से किसको कोड किया जाता है पहले ये जानते हैं। LM आपका फर्स्ट लाइन में है, यस। LM आपका सेकंड में नहीं, LM थर्ड में, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ में ऐसा कौन सा वर्ड है जो तुमको बार बार दिखाई दे रहा है? तो अगर मैं बात करूं तो काम काम काम, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आने वाला है? काम आने वाला है, क्योंकि उसके अलावा और कोई मुझे पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, इसलिए आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो काम आएगा। ठीक है। अच्छा, काम के साथ स्टे और रेडी भी पॉसिबल है, तो चेक कर लो जरा एक बार। काम के बाद अगर स्टे और रेडी पॉसिबिलिटी में लग रहा हो तो अपन चेक कर लेते हैं एक बार। स्टे 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 नहीं है, ठीक है, और कौन था दूसरा? वो भी नहीं है, बस काम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोड फॉर नेचर? नेचर का कोड क्या होगा? व्हाट वुड बी द कोड फॉर नेचर? व्हाट विल बी द कोड फॉर नेचर, कि नेचर का कोड क्या होगा? तो जरा कमेंट सेशन आपका जो क्वेश्चन है उस पर जाकर देखिए। नेचर आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सेकंड में नहीं, थर्ड में यस, फोर्थ में यस। थर्ड और फोर्थ में कॉमन ढूंढिए, कौन है बेटा? LM तो फर्स्ट में भी है, तो VE है एक, तो RP तो ऊपर भी है, ST नहीं है, सिर्फ एक ही है, कौन? VE। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? VE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29, इफ द कोड वर्ड, उसने बोला है कुछ, उसने कोड दिया है रेडी टू 4, रेडी टू 4 का उसने कोड दिया है RP YZ
और जेके। किसका कोड पूछा है? स्टेट 2 का कोड पूछा है। तो पीछे की तरफ जाते हैं, पहले स्टेट 2 का कोड पहले निकालते हैं वहां से। स्टे और 2 का जो कोड है वो क्या है, पहले वो निकालते हैं, फिर उस लाइन का यूज करेंगे। स्टे ये रहा, और किसी लाइन में स्टे ये रहा, और किसी लाइन में स्टे नहीं। तो पहली और दूसरी में जो कॉमन है वो mn है और jk है। कौन कौन है? mn और jk। क्या कोई और भी है? एक तो mn कॉमन है, ठीक है, और एक jk कॉमन है। तो ना jk कहीं और है ना mn कहीं और है, तो mn jk, ठीक है। उसके बाद स्टे के साथ उसने किसका कोड भी पूछा है आपसे? स्टे के साथ उसने आपसे पूछा है 2 का कोड। 2 देखो कहां है? 2 आपको कहीं नहीं मिल रहा, मतलब बाहर से आएगा। तो mn jk के साथ बाहर से कोई कोड, mn jk के साथ बाहर से कोई। लेकिन एक बात बताओ यार, jk तो यहां लिखा है ना, तो यहां भी है, तो jk आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा mn और एक बाहर वाला। तो mn वाला ऑप्शन कौन है? mn वाला ऑप्शन या तो rp है या yz है। rp yz में से कौन आपके पास है? rp yz में से कौन आपके पास है? तो मैं देखूं तो rp है, yz मेरे पास कहीं नहीं है, इसलिए वही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर कहलाएगा वो yz कहलाएगा, क्योंकि एक बाहर वाला चाहिए और एक कौन कंफर्म हुआ? mn। यहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है? आगे चलें बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सॉरी, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। उसने कहा इन द गिवन वर्ड्स वर्कशॉप। वर्कशॉप एक वर्ड है आपके पास। किसी को डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इफ द लेटर एट इवन नंबर पोजिशन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट आर चेंज विद इट जस्ट प्रीसीडिंग लेटर। तो बदल देते हैं पहले। जो इवन नंबर पे है तो ओ का प्रीसीडिंग एन, के जे, ठीक है, एच जी, पी ओ। क्लियर? उसके बाद उसने बोला है एंड लेटर एट ऑड पोजीशन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट आर चेंज विद इट जस्ट सक्सीडिंग। तो डब्ल्यू एक्स आर एस एस टी ओ पी। क्लियर यार? हाउ मेनी लेटर आर रिपीटेड इन द वर्ड दस फॉर्म? हाउ मेनी लेटर आर रिपीटेड? एक्स नहीं रिपीट कर रहा, एन नहीं, एस नहीं, जे नहीं, टी नहीं, जीपीओ नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो रिपीट कर रहा हो। तो इस प्रकार बने शब्दों में कितने अक्षर दोहराए गए हैं? ना तो एक्स कहीं दोहराया गया है, ना एन कहीं, ना एस कहीं, ना जे कहीं, ना टी कहीं, ना जी कहीं, ना पी कहीं, ना ओ, नन। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो यहां पर रिपीट हुआ हो या जिसको दोहराया गया हो। क्लियर है बेटा? तो यहां तक एक भी ऐसा नहीं है जिसको हमने रिपीट किया हो या जिसको हमने दोहराया हो। तो नेक्स्ट पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। पहले मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा देता हूं, बाइलैंग्वेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको बाइलैंग्वेल चाहिए तो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट डन, तो अपन सॉल्व करें। चलो देखो क्या दिया। 9% से जिनके नाम दिए गए, 7 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, one after another but not necessarily in the same order. 3% purchase product between K and M. K और M के बीच में कितने लोग परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट? 3% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन K and M. K और M के बीच में 3 लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। R परचेज प्रोडक्ट 2% बिफोर M, ठीक है। R M से 2% बिफोर, आर एम से 2% बिफोर, तो एक छोड़कर दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? आपका आर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, आगे क्या लिखा है?
2% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओ, 2% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओ, 2% जो है वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं बिटवीन आर एंड ओ, 2% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओ। टोटल 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए, तो ऊपर तो नहीं जा सकते, तो नीचे ही आना पड़ेगा, ठीक है। आर और ओ के बीच में 2% प्रोडक्ट करते हैं, ओ परचेज प्रोडक्ट बिफोर के, ओ जो है वो के से पहले, तो आपको ये जानना पड़ेगा प्रोडक्ट 2% बिफोर एम, एम से पहले 2% प्रोडक्ट करते, ठीक है। ओ प्रोडक्ट बिफोर के, तो ये सही है, के से पहले तो 2, क्लियर बेटा। आगे एल परचेज प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर के, जस्ट आफ्टर के एल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा। नेक्स्ट 4% परचेज प्रोडक्ट बिटवीन एल एंड क्यू, तो नीचे तो नहीं जा सकता, तो 1 2 3 4, अब इसमें मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। एल और क्यू के बीच कितने, 4, तो एल और क्यू के बीच 4, तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये जगह, या फिर 3 4 एक ये जगह, हाँ या ना। उसके बाद देखो नंबर ऑफ पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिफोर के सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन प्रोडक्ट आफ्टर क्यू, के से पहले उतने ही जितने क्यू के बाद में, क्यू के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, के से पहले 1 तो क्यू के बाद में भी 1, के 2 2 4 2 6 2 8 9 हो चुके, के से पहले उतने ही जितने क्यू के बाद में, तो जो इसमें पॉसिबल होगा नहीं। P परचेज प्रोडक्ट बिफोर S बट आफ्टर M, P परचेज प्रोडक्ट बिफोर S बट आफ्टर M, M के बाद में, ठीक है, लेकिन S से पहले। P परचेज प्रोडक्ट बिफोर S बट आफ्टर M, तो बचा हुआ पर्सन लिख दो कौन है, KLMN, KLM, N अभी तक नहीं आया, तो हमने यहां पर कौन लिख दिया, N। ये आपका फाइनल डायग्राम है जो आपके सामने है, क्लियर, दिस इज योर फाइनल डायग्राम, ये आपका फाइनल डायग्राम है जो आपके सामने है। तो किसी को यदि डाउट है तो बिंदास मुझे बताइए इसको लेकर, नहीं तो आगे चलें, ठीक है। पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में, सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग परचेज प्रोडक्ट एट थर्ड पोजीशन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द टॉप, जब मैं टॉप से काउंट करूं तो थर्ड पोजीशन पर कौन है, तो यदि मैं टॉप से काउंट करूंगा तो मुझे जो थर्ड पोजीशन पर दिखाई दे रहा है वो एल है, कौन है बेटा, एल, तो आपके क्वेश्चन का आंसर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी पर्संस परचेज प्रोडक्ट बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है, तो यदि आंसर में देखूं ओ और पी के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं बेटा, 5 लोग होंगे, 5। क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट से आप लोग कमेंट सेशन में आंसर कीजिए, मैं आपको सामने आंसर बता रहा हूं, मैच कर लीजिएगा। Which among the following statement is or are true? As purchase product before K, as purchase product before K, नहीं, बिल्कुल नहीं। No one purchase product before O, yes, no one person purchase product before O। Next, more than 3% purchase after A, R के बाद more than 3, yes, so your answer is second and third, option number C is your correct answer। क्लियर बेटा, कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ पर्सन परचेज प्रोडक्ट्स बिफोर एल इज सेम एज आफ्टर, एल से पहले कितने लोग हैं, 1 2, तो सेम पी के बाद भी उतने ही होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 4 ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है बेटा ऑड वन आउट, क्या होता है, ऑड वन आउट। 4 ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है बेटा, ऑड वन आउट। तो देखो कैसे, OL KR LN, OL 1% बीच में है, KR 1% बीच में है, LN 1% बीच में है, MQ 1% बीच में है, QS कोई बीच में नहीं है, तो आपका जो ऑड वन आउट में आंसर आएगा वो क्या आएगा, QS, क्योंकि बाकी सबके बीच में 1 का गैप है, लेकिन Q और S के बीच में कोई भी गैप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 to 40, ठीक है, 36 to 40। पहले मैं आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दूं, तो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट रखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं।
चलिए 36 to 40 मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। थर्टी 36 to 40 के बारे में बात करते हैं। 8 persons A B C D E G H and K sit in a linear row and faces north। तो एक रो है जिसमें कितने लोग देख रहे हैं बेटा? 8 persons और सब नॉर्थ में। चलो कोई डाउट याद है? ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है उसने आपसे? ऑल ऑफ द पर्सन वर्क इन अ कंपनी ऑन अ डिफरेंट डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन के नाम दिए गए। 2 persons सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज सीईओ। बी और सीईओ के बीच कितने लोग? 2 लोग। ठीक है, तो उसने क्या बोला आपको? 2 persons सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज सीईओ। जी हु इज एचआर, थर्ड टू द राइट ऑफ सीईओ, थर्ड टू द राइट ऑफ सीईओ कौन होगा? जी, और जी कहां से है? एचआर से। क्लियर? नेक्स्ट, के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एचआर। के और एचआर एक दूसरे के नेबर है। नेक्स्ट, द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड द वन हु इज सीईओ। के और सीईओ के एग्जैक्ट मिड में, के और सीईओ के एग्जैक्ट मिड में आपका आएगा, ठीक है, तो वन हु इज एग्जीक्यूटिव, वन हु इज एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली बिटवीन के एंड सीईओ, एग्जीक्यूटिव। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है आपके पास? डी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन आएगा आपका? डी। डी सिट एडजेसेंट टू ए हु इज नॉट सीईओ। डी सिट ए, लेकिन ए इज नॉट सीईओ, ए इज नॉट सीईओ। नेक्स्ट, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ द वन हु इज मैनेजर। ए के लेफ्ट में उतने ही जितने मैनेजर के राइट में, ए के लेफ्ट में उतने ही जितने मैनेजर के राइट में। क्लियर? सी एंड द वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नेबर। सी एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव आर नेबर्स। क्लियर? उसके बाद 3 persons sit between H and the one who is MD। H और MD के बीच 3। D is not associate manager। देखो सिंपल सी बात समझो, थर्ड टू द राइट ऑफ सीईओ, मान लो ये सीईओ है, इसके थर्ड टू द राइट, यहां पर थर्ड टू द राइट ऑफ सीईओ जी होगा, जो एचआर से होगा। कहां से होगा? एचआर से। क्लियर याद है? उसके बाद उन्होंने बोला बी और सीईओ के बीच में 2 होने चाहिए, तो 2 छोड़कर इधर तो पॉसिबल नहीं, तो इधर 2 छोड़कर बी रखना पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऑलरेडी हो गए, 8 ही पर्सन है तुम्हारे पास। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या दिया? के और सीईओ के एग्जैक्ट मिड में एग्जीक्यूटिव। के और सीईओ के एग्जैक्ट मिड में कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या लिखा है आपके पास। डीए और एडी एक दूसरे के नेबर है। ठीक है, के और एचआर एक दूसरे के नेबर हैं। सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के नेबर है। के और सीईओ के एग्जैक्ट मिड में एग्जीक्यूटिव। के और सीईओ के एग्जैक्ट मिड में एग्जीक्यूटिव। तो एक सिंपल सी बात तो ये हो सकती है कि अगर मैं के की बात कर रहा हूं, हाँ, के एचआर का नेबर भी होगा, ये भी बोला है, तो अगर ये के होगा, कौन सा? ये, तो फिर सिंपल सी बात है, इसको एग्जीक्यूटिव होना पड़ेगा। और अगर ये एग्जीक्यूटिव हुआ तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डी, तो 1 2 3 इसको क्या होना पड़ेगा? डी होना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको नीचे ले आता हूं, जगह छोड़ दो, इसको नीचे ले आता हूं। क्लियर है? याद है बेटा? के और एचआर नेबर हो गए यहां तक। ठीक है, ए और डी एक दूसरे के नेबर होंगे, उस पर बात करते हैं। तो डी यहां है तो ऑब्वियसली ए यहीं आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो और क्या लिखा है? 1 2 3। नेक्स्ट इसके बाद बी सीईओ, थर्ड टू द लेफ्ट, ये हो गया। ठीक है, ए सीईओ नहीं है। इसके बाद लिखा है आपके पास डी इज नॉट 3 persons sit between H and the one who is MD। 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके सामने ऑलरेडी। सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो सी को मैं कहां रखूंगा? उसके बगल में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव आ जाए, तो वो तो बहुत सारी जगह मुझे दिखाई दे रही है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो क्या लिखा है? डी इज नॉट एन एसोसिएट मैनेजर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। डी और ए एक दूसरे के नेबर हो गए। उसने आपको कहा था
डी इज सिट, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड द राइट ऑफ द मैनेजर। ए के लेफ्ट में उतने ही जितने मैनेजर के राइट में। ए के लेफ्ट में फिलहाल 2 हैं, तो मैनेजर के राइट में भी कितने होने चाहिए? 2। ए के लेफ्ट में 2 हैं, तो आप मैनेजर को यहां लिख दो और मैनेजर के राइट में भी कितने हो जाएंगे? 2। कोई डाउट किसी को यहां तक बेटा? डन यहां तक। एच और उसके बाद लिखा है आपके पास सी एंड द वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नेबर। सी एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव, अब एक ही जगह है सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है आपके पास? 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एमडी। एच और एमडी के बीच कितने पर्सन होने चाहिए? 3। तो एच को यहां रख दो और 3 पर्सन तो फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बताओ एच और एमडी के बीच आप 3 कहां रख सकते हो? एच और एमडी के बीच आप 3 कहां रख सकते हो? चेक करो। एच और एमडी के बीच में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 3 रखे जा सकते हैं? एच और एमडी के बीच 3, 1 2 3 नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी ऐसी जगह आपके पास है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। तो जरा चेक करो फिर से, आराम से शांति से चेक करो। आराम से चेक कर सकते हो आप। एक काम हो सकता था, कौन सा काम? एक कंडीशन तो हमने ये ड्रॉ कर ली थी, एक और कंडीशन हमारे पास थी, क्या? कि हमने सीईओ रखा, ठीक है, ये एक बाहर की तरफ हम रख रहे थे ना यहां पर, तो मैं एक काम ये कर सकता था कि मैं यहां पर के रखता, ठीक है, मतलब यहां पर, तो मैं यहां रखता 1 2 3 जगह छोड़कर सीईओ। क्लियर? सीईओ के बाद 2 जगह छोड़कर एचआर, ठीक है, क्योंकि यहां पर जी था, बी और सीईओ के बीच में 2 थे, बी और सीईओ, और थर्ड टू द राइट ऑफ सीईओ कौन था? जी और एचआर। क्लियर? यहां में अगर के रख देता तो के और सीईओ, तो एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, यहां पर आप एग्जीक्यूटिव रख दो एग्जेक्मेंट में। एक ये पॉसिबिलिटी मेरे पास थी कि यहां पर मैं किसको रख देता? एग्जीक्यूटिव को। उसके बाद थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव 1 2 3, यहां पर कौन आ जाता? डी। क्लियर? डी और एक दूसरे के नेबर, तो यहां पर एक, क्योंकि ए सीईओ पर आएगा नहीं, वो सामने वाला मना कर चुका है। यहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो बिंदास बताइए। क्लियर है? याद है? ये हो गया, डी ए नेबर हो गया, के और एचआर नेबर हो गए, सी और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो भी है। तो सी को मैं कहां रखूं? यहां तो रख नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मैं सी को यहीं रख सकता हूं ताकि यहां पर एसई वाली पोस्ट आ जाए। क्लियर? उसने कहा था एच और एमडी के बीच 3 होने चाहिए, तो एच को अगर यहां रखूं तो 3 छोड़कर एमडी इस पर आ जाएगा, एच को यहां रखूं तो भी 3 छोड़कर एमडी इस पर आ जाएगा। डी इज नॉट अ असिस्टेंट मैनेजर, तो हमने उसको पुट भी नहीं किया उस जगह पर। तो देखते हैं और कौन सी जगह है जिस पर हम इसे पुट कर सकते हैं। सी सीनियर एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया। मैनेजर की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैनेजर के लिए एक लाइन लिखी थी मेरे पास कि सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में 1 है, ठीक है, तो मैनेजर के राइट में भी 1। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी फिलहाल मेरे पास नहीं है। उसने कहा है सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड राइट ऑफ द वन हु इज मैनेजर, तो ए के लेफ्ट में 1, तो मैनेजर के राइट में भी कितना होना चाहिए? 1। तो हमें मैनेजर के राइट में 1 रखना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम यहां पर ए को डाल रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, इसकी कंडीशन में फिर से नीचे की तरफ ना एक बार ड्रॉ कर देता हूं तुमको, फिर से एक बार। क्या कहा है उसने स्टार्टिंग वाली पर्सन से लेकर कि 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु इज सीईओ, कि सीईओ और बी के बीच कितने लोग होने चाहिए? 2। एक ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी को मैं यहां से थोड़ा हटा लेता हूं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी मेरे पास? सीईओ, ठीक है, यहां कौन? बी। क्लियर है यहां तक बेटा? उसके बाद उसने आपको लिख कर दिया था कि जी हु इज एचआर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सीईओ, सीईओ के थर्ड टू द राइट, तो वो पॉसिबल नहीं था, तो इसको हटा देते हैं। सीईओ के थर्ड टू द राइट कौन था? एचआर, तो यहां पर मैं किसको लिख देता हूं? जी को। 3 और 3 6 7 लोग आपके पास हो चुके हैं। के इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एचआर, के जो है इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एचआर, तो एक के इसको रख दो, या फिर 1 1 2 3। क्लियर? सीईओ 1 2 एचआर जी,
या फिर आप HR का ये वाला नेबर K को रख दो। ये आपके पर्सन्स आपके सामने। द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट एग्जैक्टली बिटवीन K एंड CEO। K और CEO के एग्जैक्ट में, मतलब एक इधर से छोड़ दो, CEO की तरफ इधर छोड़ दो, 3 लोग हैं तो यहां पर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, K और एग्जीक्यूटिव तो जस्ट बगल में ही रखना पड़े एग्जीक्यूटिव, ध्यान याद है। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या लिखा है बेटा आपके पास। नेक्स्ट द वन हु इज एग्जीक्यूटिव, ये हो गया। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज एग्जीक्यूटिव, के थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, यहां पर कौन आएगा D, 1 2 3, यहां पर कौन आएगा D, क्लियर। डी सिट एडजेसेंट टू A इज नॉट CEO, डी सिट एडजेसेंट टू A इज नॉट CEO, क्लियर याद है। अब देखो A के बारे में यदि मैं बात कर रहा हूं तो A के लेफ्ट में 2 रख देता हूं, तो मैं मैनेजर के लेफ्ट में भी 2 रख देता हूं, ये रहे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर याद है। उसके बाद लिखा है आपके पास C एंड द वन विद सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नेबर। C और सीनियर एग्जीक्यूटिव एकदम नेबर होंगे, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है सीनियर एग्जीक्यूटिव, क्लियर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नेक्स्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड MD। H और MD के बीच 3 होने चाहिए, तो H को यहां रखने पर 1 2 3 पॉसिबल नहीं, यहां रख दो 1 2 3, तो यहां पर कौन आ जाएगा MD। D इज नॉट एसोसिएट मैनेजर, D एसोसिएट मैनेजर नहीं है, तो यहां रख दो एसोसिएट मैनेजर को। तो देखो आपका डायग्राम नीचे बन गया है, वो उस वक्त कुछ कहीं ना कहीं किसी चीज में मिस्टेक हुआ होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये है MD, B, ये है D, ये है A, ये है C, ये है H, ये है K, ये है G। तो बचा हुआ पर्सन A B, ठीक है, E बचा हुआ है, डन। नेक्स्ट आपका SE, CEO, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, HR, एसोसिएट मैनेजर। बचा कौन है आपके पास? MD आ गया, MD नहीं आया, तो आप यहां पर MD आ गया, ठीक है। MD के बाद CMD नहीं आया, तो यहां पर कौन आ जाएगा बेटा? CMD, क्लियर है। ये आपके सामने डायग्राम है। ये दोनों कंडीशंस में से एक जो सही कंडीशन थी वो मैंने आपको ऊपर ड्रॉ कर दी, क्लियर। चलो क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट मैनेजर? हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट मैनेजर? कौन है जो एसोसिएट मैनेजर है? तो एसोसिएट मैनेजर जो है वो E है, आई थिंक, क्योंकि वही बचा था लास्ट में। एसोसिएट मैनेजर जो है वो कौन है आपके पास में? E है, एसोसिएट मैनेजर जो है वो E। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ G? G के इमीडिएट राइट कौन है? तो मैं आपको बताता हूं G के इमीडिएट राइट कौन है। G के इमीडिएट राइट है AME, E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज CMD एंड K? CMD और K के बीच में, CMD और K के बीच में हाउ मेनी ना, 3, ACH, CMD और K के बीच में 3। क्वेश्चन नंबर 39, D works on which among the following designation? D works on which among the following designation? ठीक है, D किस डेजिग्नेशन पर वर्क कर रहा है? CMD। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, what is the position of A? What is the position of A with respect to the one who is CEO? CEO के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन, CEO के रेस्पेक्ट में इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, हाँ या ना? चलो बताओ, किसी को कमेंट सेशन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जवाब दीजिए। एनी टाइप ऑफ इश्यू? नहीं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जिनके अंदर मैंने आपको बहुत सारे जो लेवल वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। यहां तक किसी के मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे बिंदास बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। क्लियर? नहीं? ठीक है, तो याद रखिए इन क्वेश्चंस के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए और भी लेकर आने वाला हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।